प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए तृतीय वर्ष, और हम यूएनओ के संगठन पर चर्चा कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन और उसके फंक्शंस पर, और उसके तहत आज हम इसके एक महत्वपूर्ण अंग न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर चर्चा करेंगे। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्र संघ में भी स्थायी न्यायालय की जो व्यवस्था की गई थी, उसी के समान यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये यूएनओ की प्रमुख कानूनी संस्था है और कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर ये विचार करता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, या पक्षकारों के जो राजनीतिक विवाद होते हैं उससे भी इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ये केवल राज्य पक्षकारों के जो कानून संबंधी जो मामले होते हैं उन पर ही विचार करता है। ऐसे देश जो इस न्यायालय के सदस्य हैं, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उस न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। यूएनओ और राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएं भी कानूनी प्रश्न पर इस न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं। व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नहीं किए जा सकते हैं। इसकी जो स्थापना है 3 अप्रैल 1946 को हेग में हुई थी और 70 अनुच्छेद इसके हैं। दूसरे महायुद्ध के आरंभ तक इसका कार्यालय हेग में था। बाद में युद्ध काल में स्विट्जरलैंड चला गया था, क्योंकि हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया था, लेकिन पुनः बाद में वापस हेग नगर में ही इसका कार्यालय चल रहा था और अब तक वहीं पर है। इस न्यायालय का संगठन जो है यूएनओ चार्टर के सेक्शन 19(2) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के समान ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या यहाँ पर 15 रखी गई हैं। वे न्यायाधीश अपने में से एक को सभापति चुनते हैं 3 वर्ष के लिए। जहाँ तक इसके संगठन का प्रश्न है, ये 15 न्यायाधीश, 15 जो जजेज हैं उनसे गठित होता है, और ये अपने में से एक जो है इसका सभापति चेयरमैन बनाते हैं, जो 3 वर्षों के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। इन 15 में से ही 3 वर्षों के लिए एक न्यायाधीश जो है वो सभापति के रूप में चुना जाता है। और ये जो 15 न्यायाधीश हैं वो इसमें अलग अलग देशों से शामिल किए जाते हैं। इनका जो चुनाव है वो सुरक्षा परिषद, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर या उसकी सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा द्वारा किया जाता है, और इसमें महासभा प्रयास ये करती है कि किसी एक राष्ट्र के ही 2 न्यायाधीश जो है उसमें स्थान न पा जाएं। कुल मिला के महासभा और सुरक्षा परिषद यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखती है कि संसार के मुख्य विधि प्रणालियों, संसार की मुख्य न्यायिक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो जाना चाहिए, और इस नाते वे विश्व के विभिन्न जो कोनों से अलग अलग विधि वेत्ताओं को अपने इस न्यायालय में शामिल करने का प्रयास उनका होता है। और न्यायाधीशों का चुनाव जाति भेद, रंग भेद, धर्म भेद के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है। और जहाँ तक न्यायाधीशों की योग्यता का प्रश्न यहाँ पर रखा गया है वो ये है कि न्यायाधीश कम से कम अपने राष्ट्रीय न्यायालयों में उच्च विधि की योग्यता प्राप्त, या अपने राष्ट्रीय विधि में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए, ख्याति प्राप्त उच्च विधि योग्यताधारी व्यक्ति होने चाहिए। कुल मिला के उस राष्ट्र में उस न्यायाधीश की, उस व्यक्ति की उच्च कानूनी विशेषज्ञ के रूप में ख्याति होनी चाहिए। और जहाँ तक यहाँ पर लिखित प्रावधानों का प्रश्न है वो ये है कि न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए, और उनमें वो योग्यताएं होनी चाहिए जो उनके देश की न्याय संबंधी उच्च संस्थाओं का सदस्य या अधिकारी गण नियुक्त होने के लिए आवश्यक हों। इतना होने पर भी ये ध्यान रखा जाता है कि एक से अधिक न्यायाधीश एक राष्ट्र के नहीं हो, और इन न्यायाधीशों का कोई राजनीतिक कार्य या अन्य कोई व्यवसाय करने की इनको आज्ञा नहीं होती है। इनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, और न्यायाधीशों का चुनाव करते समय मुख्य रूप से बेसिकली ये ध्यान रखा जाता है कि संसार के
मुख्य न्याय व्यवस्थाओं का, मुख्य विधि प्रणालियों का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो जाना चाहिए। और इस नाते, इस दृष्टिकोण से संसार के विभिन्न न्यायिक प्रणालियों से अलग अलग न्यायाधीश की योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को यहाँ पर लेने का प्रयास किया जाता है। जहाँ तक इन न्यायाधीशों को उन्मुक्तियों का प्रश्न है, इनको जो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं या इनको जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उनमें इम्यूनिटीज इनको जो मिली हुई है उसके तहत इनको राजनयिक उन्मुक्तियां होती हैं और न्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और वकीलों को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट यहाँ पर दी जाती है। जहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कोरम का प्रश्न है, तो कोरम में 9 सदस्य न्यायाधीश इसमें होने चाहिए। 9 सदस्य कम से कम जब तक होंगे तब न्यायालय की कार्रवाई शुरू होगी। और जहाँ तक निर्णय का प्रश्न है, निर्णय बहुमत से लिया जाएगा और बराबर मत रहने की स्थिति में अध्यक्ष को कास्टिंग वोट का अधिकार होगा। न्यायालय का जो चेयरमैन है उसको कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होगा या उसका मत जो है निर्णायक मत मान लिया जाएगा। जो चेयरमैन न्यायालय का उस समय है वो निर्णायक मत देगा, उसका मत निर्णायक मान लिया जाएगा। कम से कम 9 सदस्य, जो 9 न्यायाधीश हैं, वो कोरम न्यायालय की गणपूर्ति में माने गए हैं और सभी जो निर्णय हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी होती हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय के समक्ष जो पक्षकार होते हैं वो राज्य पक्षकार होते हैं, व्यक्ति पक्षकार वहाँ पर नहीं होते हैं। वहाँ पर प्रतिनिधित्व एक राज्य के सरकार द्वारा, राष्ट्र की सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधित्व के रूप में, उस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ही वह उसका पक्षकार हो सकता है। यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट पार्टी जो होगा वो इंडिविजुअल एक पर्सन नहीं होगा, बल्कि वह राष्ट्र विशेष होगा। यानी कि यहाँ पर राज्य पक्षकार हो सकते हैं, वादी प्रतिवादी जो होंगे वो राज्य होंगे, न कि व्यक्ति होंगे। न्यायालय के विधान के अनुसार मुकदमे के खर्च का कौन सा हिस्सा गैर सदस्य राष्ट्र को देना पड़ेगा, इसका संबंध न्यायालय करेगा। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। निर्णय की अपील नहीं हो सकती है, किंतु यदि कोई पक्ष समझे कि आवश्यक बात न्यायालय के सम्मुख किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तो उस अवस्था में पुनर्विचार के लिए रिव्यू पिटीशन जो है न्यायालय में लाया जा सकता है। न्यायालय को अपना अधिकार है कि अपना निर्णय देने से पूर्व किसी व्यक्ति, विशेषज्ञ अथवा कमेटी द्वारा मुकदमे से संबंधित किसी भी विषय में जांच करा सकता है। मुकदमे की सुनवाई आमतौर पर सार्वजनिक रूप से होती है, किंतु न्यायालय स्वयं अथवा वादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर बंद कमरे में भी सुनवाई कर सकता है। यदि निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो तो उस अवस्था में अल्प मत वाले न्यायाधीशों को भी अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। अर्थात यहाँ पर डिसेंट जो ऑर्डर है वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। डिसेंट ऑर्डर लिखने का अधिकार जो है अल्प मत न्यायाधीशों को प्राप्त है यहाँ पर। और न्यायालय का जो मुकदमे का जो निर्णय है वो खुली अदालत में पढ़ा जाता है और उस पर सभापति और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं। साधारणतया न्यायालय का खर्च सदस्य देश देते हैं। खर्च का कितना हिस्सा किसको देना पड़ेगा इसका निर्णय महासभा करती है। यूएनओ का जो वार्षिक बजट होता है जो न्यायालय का, उसमें बजट न्यायालय का भी शामिल होता है और महासभा न्यायाधीशों तथा रजिस्ट्रार का वेतन निर्धारित करती हैं। साधारणतया यदि राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ फैसले जीतने वाले राज्य को मुकदमे का व्यय पाने का उल्लेख न हो तो समझा जाता है कि न्यायालय का विचार है कि प्रत्येक पक्ष अपना खर्च स्वयं उठाए। मुकदमे की सुनवाई के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों का जो कोरम है वो होता है और इसका जो स्थायी कार्यालय हेग में है। यद्यपि मुकदमे की सुनवाई दूसरे देशों में भी हो सकती है, इसमें कोई कानूनी बाध्यता अड़चन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद न्यायालय का जहाँ तक जो ज्यूरिसडिक्शन है या न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है 2 भागों में बटा हुआ है। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार वॉलेंटरली ज्यूरिसडिक्शन। वॉलेंटरली जो ज्यूरिसडिक्शन न्यायालय का है उसके अंतर्गत न्यायालय उन सभी मुकदमों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के सम्मुख
उपस्थित करें, न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। और ये जो ऐच्छिक जो क्षेत्राधिकार है वो तब अप्लाई होगा जब जो चार्टर के जो पक्षकार हैं, चार्टर की जो पार्टीज है, यानी कि जो स्टेट जो कम्युनिटी है उसके द्वारा किसी मुकदमे को, आपसी कानूनी प्रश्न को न्यायालय के सम्मुख विवाद के को तय करने के लिए लाया जाएगा। तो यहाँ पर न्यायालय जिस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा वह ऐच्छिक क्षेत्राधिकार कहलाएगा। दूसरा इसमें अनिवार्य प्रकार का क्षेत्राधिकार है, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन है। अनिवार्य प्रकार या कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पर जैसा कि शब्दार्थ से भी हम समझ रहे हैं, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन में न्यायालय के समक्ष जो वाद लाए जाएंगे इसमें आवश्यक क्षेत्राधिकार स्वीकार राज्य पक्षकार स्वयं घोषणा करके उन क्षेत्र विशेष में न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लेता है। जैसे संधि की व्याख्या का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित जो मामले हैं, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम भी हो। यहाँ पर प्रोफेसर ओपेनहेम एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार को वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार कहा जा सकता है। वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार। इसके अलावा एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी न्यायालय के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। परामर्शात्मक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन या परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, नाम से भी हम समझ रहे हैं परामर्श देने का। परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार या एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, इसके तहत न्यायालय राज्य पक्षकारों को उसके सम्मुख लाए गए वादों पर या महासभा और सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से उसके सम्मुख लाए गए कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। यूएनओ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके क्षेत्राधिकार में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श मांग सकते हैं। परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया जाता है और इस प्रार्थना पत्र में संबंधित प्रश्न का विवरण तथा वे सभी दस्तावेज संलग्न होते हैं जो प्रश्न पर प्रकाश डाल सकते हैं। न्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है जिसे मानने के लिए किसी संस्था को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ मैंडेटरी नहीं होगा। जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है वो पक्षकारों पर मैंडेटरी नहीं होगा, या मांगने वाला जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट पर वह बाध्यकारी नहीं होगा, वह केवल सलाह के रूप में होगा और चाहे तो वह संस्थान उसको स्वीकार करें और चाहे तो वह संस्थान उसको स्वीकार नहीं करें। इसके आगे एक और महत्वपूर्ण जो है स्टेप है और वो है निर्णय की क्रियान्विति। जो ऑर्डर आया है उसकी क्रियान्विति, उसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से हो, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजन या न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति किस प्रकार से हो, किस रूप में हो। यूएनओ के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए चार्टर का जो सेक्शन 94 है या संविधि की जो सेक्शन 94 है उसमें ये व्यवस्था की गई है और उसके तहत ये जो व्यवस्था इसके लागू करने की है, जिसमें संघ का प्रत्येक सदस्य ये प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी मामले में विवादी होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानेगा। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है और न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होने चाहिए। सुरक्षा परिषद जैसा आवश्यक समझे वैसी कार्रवाई करेगी और व्यवहार में ये देखा गया है कि न्यायालय के निर्णयों का राज्य आदर करते हैं। स्टोन महोदय भी लिखते हैं कि दोषी राज्य अपनी पोल खुलने से बचने के लिए विवाद में सहमतिपूर्ण निपटारे के लिए तैयार हो जाता है। न्यायालय के मत का नैतिक बल भी बहुत अधिक होता है और यदि कोई राज्य निर्णय की अवहेलना करता है तो उसे विश्व जनमत के सामने झुकना पड़ता है या विश्व जनमत में बुराई के डर से उसको स्वीकार करना पड़ता है। इसके अलावा न्यायालय द्वारा जो कानून प्रयोग किया जाता है, कानूनी जो प्रयोग है या कानून का प्रयोग है उसके
कानून का प्रयोग किस रूप में कैसे करेगा, क्योंकि न्यायालय के सामने बड़ा प्रश्न यह है कि वो अपने विवादों का निपटारा किस आधार पर करे। जैसे स्टेट जो सिस्टम में या स्टेट लॉ में तो न्यायालय के सामने ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि राज्य विधि के अधीन स्थापित न्यायालयों को अपना जो भी निर्णय है, अपना जो भी डिसीजन है, ऑर्डर जो पारित करने के लिए उसे राज्य विधि का सहारा लेना पड़ेगा या राज्य विधि के आधार पर करने पर के लिए वह खुले रूप से स्वतंत्र होता है और उस पर किसी अन्य प्रकार की कोई मैंडेटरी जो ऑब्लिगेशंस है वहां पर सामने नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें बड़ा प्रश्न यह है कि किस रूप में, किस आधार पर जो न्यायालय अपना निर्णय पारित करे। और प्रश्न यह है कि चूंकि न्यायालय का निर्णय एक ही प्रणाली के तहत, एक ही विधि प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है, वह विभिन्न प्रकार की विधि प्रणालियों के सामने जाता है, क्योंकि वह पूरे विश्व क्षेत्र के लिए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर बड़ा प्रश्न यह है कि न्यायालय का निर्णय किस आधार पर पारित किया जाए, किस आधार पर कानून का प्रयोग न्यायालय करे। तो यहाँ पर चार्टर के नियमों के अधीन रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वादों का निर्णय करने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करते हैं और जो वाद निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किए जाते हैं उन वादों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं एक क्रम से विधियों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम सामान्य अथवा विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जिनको वादग्रस्त पक्षकार स्वीकार करते हों, सबसे पहले उन पक्षकारों द्वारा स्वीकारोक्त जो संधियां होती हैं उनके लागू करने का प्रयास न्यायालय करते हैं। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं और रीति रिवाज जिन्हें सामान्यतः प्रयोग में माना जाता है। तीसरे सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांत। और चौथा जो है भिन्न राष्ट्रों के विधिवेत्ताओं और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर न्यायालय अपना निर्णय लिखता है। हालांकि ये भी अपने आप में कोई स्पष्ट बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल इस रूप में सामने आता है कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा प्राप्त या सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनी सिद्धांत या किसे माना जाए, सभ्य राष्ट्रों द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त बात किसको स्वीकार किया जाए। और प्रश्न ये है कि इसके लिए सभ्य राष्ट्रों की परिभाषा क्या हो और कौन से राष्ट्रों को असभ्य माना जा सकता है या कौन से राष्ट्रों को सभ्य माना जा सकता है। इस दृष्टि से पश्चिमी विद्वानों ने या पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय विधि के लेखकों ने यहाँ तक लिखने का प्रयास किया है कि जो पश्चिमी जगत है वो सभ्य राष्ट्रों की गिनती में है और प्राच्य दुनिया सभ्य राष्ट्रों की गिनती में नहीं। तो ये भी अपने आप में एक विवाद या असमानता पैदा करने वाला प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने बड़ा प्रश्न ये है कि विधि का कौन सा क्रम हो जिसे लागू करके निर्णय दिए जाएं। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके निर्णय कैसे लागू किए जाते हैं और किस रूप में उनको मान्यता प्राप्त होती है या उसका महत्व क्या है। इसके मूल्यांकन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसके निर्णयों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है, फिर भी जब से इसने जन्म लिया है इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया, अनेकों मामले सुलझाए जा चुके हैं। ये न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण न्यायालय है। यद्यपि उसके पास वे शक्तियां एवं अधिकार नहीं है जो वास्तव में प्राप्त होने चाहिए थे, फिर भी यह महान उद्देश्यों की एक साकार प्रतिमा है। न्यायालय के कार्य संचालन में विभिन्न देशों तथा गुटों ने बाधा डाली है। राज्यों के अवहेलना तथा असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण वह अधिक उपयोगी और शक्तिशाली संस्था यद्यपि नहीं बन सका। अतिवादी संप्रभुता का विचार न्यायालय के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है जिसका परित्याग राज्यों को करना होगा। इस प्रकार संविधि की धारा 34 में ये कहा गया कि न्यायालय के सम्मुख राज्य ही वादी और प्रतिवादी हो सकते हैं, को भी बदलना पड़ेगा तथा व्यक्तियों को भी न्यायालय में पहुंचने का अधिकार देना पड़ेगा। गुडस्पीड महोदय लिखते हैं कि अपनी क्षमता के बावजूद न्यायालय एक ऐसे विश्व समाज में कार्य करता है जो अभी भी महत्वपूर्ण मामले सुपुर्द करने को तैयार नहीं है अथवा वह भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है जो चार्टर में इसके लिए निर्देशित हैं। और सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं ने इसकी आवश्यकता भी अनुभव नहीं की है कि न्यायालय से परामर्श लिया जाए। सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं ने प्राय कानूनी मामलों पर न्यायालय की राय न लेकर कानूनी बातों के संबंध में राजनीतिक भावना से काम लिया है। कश्मीर का प्रश्न हो, स्वेज नहर का प्रश्न हो आदि मूलतः कानूनी प्रश्न थे, किंतु उनके संबंध में निर्णय राजनीतिक दृष्टि से किए गए। फिर भी ये कहना होगा कि अपने तमाम दुर्बलताओं और परसीमाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना काम बड़ी कुशलता से किया है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योग दिया है।
और इसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यक्षेत्र है वो राष्ट्रीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के समान नहीं है। राष्ट्रीय न्यायालयों के पास राष्ट्रीय विधि की बाध्यकारी शक्ति होती है, जो अपने न्यायालयों को अपने निर्णयों को उस बाध्यकारी शक्ति के द्वारा लागू करवाते हैं, क्योंकि उनके पास अपने स्टेट लॉ में ऐसे मैंडेटरी पावर्स होती हैं और वह उसके लिए एक स्थापित विधि तंत्र होता है, उसके लिए स्थापित नौकरशाह तंत्र होता है, उसके लिए एक पुलिस सिस्टम होता है जो उसके तहत कार्य करता है और उसके आदेशों को पूर्ण रूप से लागू कराता है और नहीं तो बलपूर्वक भी लागू करवा सकता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसे तंत्र में कार्य करता है जहाँ की कोई बाध्यकारी विधि उसके पास में नहीं है, जहाँ किसी बाध्यकारी विधि के आधार पर बाध्यकारी निर्णय वह पारित नहीं कर सकता है और जो निर्णय पारित करता है उसको लागू कराने का बाध्यकारी तंत्र उसके पास में मौजूद नहीं है। ये सदस्य राष्ट्र या पक्षकार राज्यों पर निर्भर करता है कि वो किस सीमा तक उसके निर्णयों को महत्व देते हैं और किस सीमा तक उसे अपने स्टेट लॉ के आधार पर लागू करवाते हैं। फिर भी उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल ही महत्वहीन संस्था है, इसने बड़े बड़े विवादों को रोकने में सफलता प्राप्त की है, बड़े बड़े मामलों पर राष्ट्रों को राजी करने में इसके निर्णयों ने बड़ा योगदान दिया है। प्रश्न ये है कि जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि की कमियां खोजी जा सकती हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी कमियां खोजी जा सकती है, परंतु हमें ये देखना होगा कि व्यक्ति होता है, चाहे वह दुर्बल व्यक्ति हों चाहे वह शक्तिशाली व्यक्ति हों, लेकिन जो दुर्बल है उसे ये नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति नहीं है। उसी प्रकार इसके निर्णयों को लागू करने में का जो तंत्र इसके पास मौजूद नहीं है और स्टेट लॉ की भांति बाध्यकारी कानून इसके पास में नहीं है, तो भी उसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता इसके कार्यों को देख करके कि ये वास्तव में कोई न्यायालय नहीं है या इसने न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है या न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्य करने में सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसने अपनी तमाम परिसीमाओं और समस्याओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो कार्य एक छोटी सी संस्था के रूप में ये कर सकता था, वो उसने बखूबी किया है और इस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना कार्य कर रहा है। और नेक्स्ट क्लास में आगे दूसरे अंगों के बारे में चर्चा करेंगे।